नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ाना आपके लिए लाते हैं मुख्य समाचारों के साथ ताज़ा तरीन खबरें और हम बताते हैं आपको स्वास्थ्य, राजनीति, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी और देश विदेश की खबरों के साथ मौसम का ताज़ा अपडेट और सोने चांदी के भाव के बारे में। और इसी के साथ हमारी कोशिश रहती है कि हमारी खबर देश के किसानों, मजदूरों, जवानों और हर नागरिक तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ समय रहते उठाया जा सके। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक आज के दिन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और ख़ास खबरों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे द्वारा दी गई जानकारी और सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। हम आपको रोजाना बताते हैं कोरोना अपडेट के बारे में। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कैसे मनेगी होली और ईद? केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया सख्ती का आदेश। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ होली से ईद तक कई त्यौहार भी आने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर कई निर्देश दिए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्यौहार के दौरान भीड़ का नियंत्रण रखा जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा कि त्यौहार के दौरान भीड़ पर नजर रखें और इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे थे। स्थिति में आकलन के बाद गृह मंत्रालय ने 23 मार्च को गाइडलाइन जारी की थी। इसमें जोर दिया गया था कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए। मुख्तार अंसारी से 4 राज्यों में 12 जनपदों के 23 थानों में बाहुबली के खिलाफ दर्ज है 52 मुकदमे। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी स्थानांतरित करने का प्रयास रंग लाया। रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए गाजीपुर, मऊ व लखनऊ की पुलिस कई बार वारंट भी लेकर पंजाब गई, लेकिन हर बार उन्हें वैरंग लौटना पड़ा था। सरकार को पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दखल देने से किया इनकार। यूपी पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा है। इसके थोड़ी देर पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव 4 चरणों में होंगे। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। 2 मई को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल, दूसरा चरण 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथा चरण 29 अप्रैल को होगा। सभी चरण की मतगणना 2 मई को होगी। पहले चरण के लिए नामांकन 3 अप्रैल से 4 अप्रैल, दूसरे चरण का नामांकन 7 से 8 अप्रैल को होगा, तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को होगा, चौथे चरण का नामांकन 17 से 18 अप्रैल को होगा। यूपी के 75 जिलों में 4 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 18, दूसरे और तीसरे चरण में 20-20 और चौथे चरण में 17 जिलों में चुनाव होंगे। पहले चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में मतदान होगा। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में वोट पड़ेंगे। और तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हरीरपुर, फतेहपुर, उन्नावा, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया। और चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में होंगे।
तो भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनने में सहयोग होगी नई शिक्षा नीति। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को न केवल शिक्षा क्षेत्र में बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम करार दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने एक कार्यक्रम के दौरान नई शिक्षा नीति रोड मैप टू रोल आउट के विषय पर बातचीत करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनने में सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024 से 25 तक भारत को $5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। पोखरियाल ने कहा कि हमारी अपनी शिक्षा नीति होना आवश्यक है। जर्मनी, इजराइल जैसे देशों का उदाहरण देते हुए पोखरियाल ने कहा कि उनकी शिक्षा नीतियों में उन्हें उस स्तर पर बढ़ने में मदद होती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की अपनी शिक्षा नीति पीएम मोदी द्वारा निर्धारित $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। आपको बता दें व्यवसाय से रिलेटेड कुछ जानकारियां। देश में 680 लाख ट्रिलियन टन से अधिक हुई धान की खरीद। सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन पर मूल खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया खरीफ विपणन सत्र 2020 से 21 के दौरान अपनी मौजूदा MSP योजना के अनुसार की जारी है। खरीफ 2020 से 21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद जारी है। खेल समाचार। भारतीय टीम के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को छक्के लगाने में माहिर माना जाता है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 300 रन से ऊपर का स्कोर खड़ा किया। इसमें पंत की 77 रन की धमाकेदार पारी का सबसे बड़ा हाथ रहा। भारत की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ पंत एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज था। दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ की पारी में 6 छक्के लगाए थे। पंत ने 7 छक्के लगाकर दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने 5-5 छक्के लगाए थे। वो बता दें भारत पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल अधिकारियों की एक बैठक सीज फायर नियमों को लागू करने के लिए हुई है। ये बैठक कुछ रावलकोट क्रॉसिंग पॉइंट के पास शुक्रवार को हुई। बैठक के दौरान सीज फायर लागू करने के सिस्टम को लेकर बातचीत हुई। बीते महीने एलओसी को लेकर दोनों देश के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया था दोनों जीडीएमओ एक दूसरे के ऐसे जरूरीमंदों चिंताओं को मानने के लिए तैयार हुए हैं जो शांति भंग कर सकती है और हिंसा भड़का सकते हैं। दोनों पक्षों ने आपसी हित और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला किया। 24-25 फरवरी को मध्य रात्रि से यह लागू हुआ। बात का हाल समाचार। उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। यह पश्चिमी हिमालय भागों की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 27 मार्च की रात से इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिखेगा। इसका असर 28 मार्च को उत्तर के पर्वतीय राज्यों के पास आने की उम्मीद है, जिसके कारण फिर से पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत के लिए जारी मौसम की चेतावनी में मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 28 और 29 मार्च को बिजली कड़कने के साथ साथ कुछ जगहों पर बारिश व ओले की गिरने की अनुमान लगाया है। देश के शेष सभी भागों में अब मार्च के आखिरी तक मौसम शुष्क नजर आएगा। मैं बता दें आपको सोने चांदी के भाव के बारे में, तो 24 कैरेट सोना 4,622 रुपये प्रति ग्राम है और चांदी 65 रुपये प्रति 1 ग्राम की दर पर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आपसे अनुरोध है कि अपने सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कौन सी जानकारी आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल पाए और हम आपके लिए और बेहतर साबित हो पाएँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।